लास्ट क्लास में व्हाट वी वर डिस्कसिंग लीज। लीज में कुछ एक टॉपिक बचा था, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए 116। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, अतिधारण का प्रभाव, अतिधारण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। देखिए होल्डिंग ओवर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ का, होल्डिंग ओवर। होल्डिंग ओवर का मतलब होता क्या है, इसको समझिए। देखिए अगर लीज टर्मिनेट हो गई है, मतलब जो आपकी जो पट्टा था अगर वो टर्मिनेट हो गया है और उसके बाद भी टेनेंट प्रॉपर्टी के अंदर निवास कर रहा है, सपोज ही इज लिविंग अंडर द प्रॉपर्टी, तो उसको कहते हैं होल्डिंग ओवर। होल्डिंग ओवर का जो बेसिक मतलब है हिंदी में होता है अतिधारण। मान लीजिए अगर पट्टे का पर्यवसान हो जाए, हिंदी में बोल देता हूँ, यदि पट्टे का पर्यवसान हो जाए उसके बाद भी जो आपका पट्टेदार है, कौन, पट्टेदार जिसको प्रॉपर्टी दी गई है, मतलब मैं, मान लीजिए मेरे को ये प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट रन करने के लिए दी गई है, लीज खत्म होने के बाद में मैं इसमें स्टे करता हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कंटिन्यूएशन आपने किया है तो इसका मतलब ये है कि लीज ऑटोमेटिकली रिन्यू मानी जाएगी, मतलब उसका वापस से रिन्यूअल हो चुका है विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर। अगर मान लीजिए ईयरली है तो ईयरली रिन्यूअल होगा, अगर कोई मंथली लीज है तो उसका हर महीने के महीने रिन्यूअल होगा। ये ईयरली और मंथली का चक्कर कहाँ पड़ता है, समझिए। जैसे हम कहते हैं कि लीज जो है वो फॉर ए ईयर और मोर देन ईयर होती है, मतलब एक वर्ष या उससे अधिक के लिए होती है, हम पट्टे के हिसाब से कहते हैं। लेकिन अगर 18 वर्ष से कम है तो सेक्शन 18 लगता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, जहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है आप रजिस्टर्ड कराओ उस चीज को। याद है सेक्शन 18 पढ़ा है आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो ये उस वाले सेंस की हम बात करेंगे। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, खत्म करेंगे टॉपिक को। लिख लीजिए, देखिए, इफ ए लेजी और इफ ए लेजी, इफ ए लेजी, यदि पट्टेदार, यदि पट्टेदार अनुदत, यदि पट्टेदार अनुदत पट्टे के पर्यवसान पश्चात, यदि पट्टेदार अनुदत पट्टे के पर्यवसान पश्चात, पर्यवसान पश्चात, पर्यवसान पश्चात, पर्यवसान पश्चात, पश्चात, चालू करो, पर्यवसान पश्चात संपत्ति में रहता है, संपत्ति में रहता है, संपत्ति में रहता है। इफ ए लेजी, इफ ए लेजी ऑफ ए प्रॉपर्टी, of a property remains in possession, remains in possession after the termination, after the termination, after the termination of lease, of lease granted to him, of lease granted to him, granted to him, and and the lessor accepted the rent even after the certain period, and lessor accepted the rent after the certain period, तथा पट्टाकर्ता, तथा पट्टाकर्ता समय उपरांत भी भाटक प्रतिग्रहित करता है, यदि पट्टाकर्ता समय उपरांत भी भाटक अभिग्रहित करता है, अभिग्रहित करता है, अभिग्रहित करता है, अभिग्रहित करता है, then it shall be considered as, then it shall be considered as the lease has been renewed, then it shall be considered as lease has been renewed। तो ये समझा जाएगा कि, तो ये समझा जाएगा कि कि पट्टा नवीकृत हो गया है, पट्टा नवीकृत हो गया है, पट्टा नवीकृत हो गया है, पट्टा नवीकृत हो गया है। आप देखिएगा जो पट्टे को हम जब लीज को डिस्कस करें तो लीज को मेनली कहाँ पे लीज बनती है,
वो होता है 106 में। 106 की कंडीशन याद करो। 105 में डिफाइन क्या लीज होती क्या है, 106 में बताया हुआ है ना कि ईयरली टू ईयरली होती है, मंथ टू मंथ होती है, तो 106 इसके बारे में बात करता है। तो 106 के अकॉर्डिंग वापस क्या हो जाएगी, वो चीज रिन्यू हो जाएगी। एक स्टार लगा के लिखिए, दिस होल्डिंग ओवर विल एज पर सेक्शन 106, दिस होल्डिंग ओवर एज पर सेक्शन 106, यह यह अतिधारण, यह अतिधारण, यह अतिधारण धारा धारा 106 के अनुरूप होगा, धारा 106 के अनुरूप होगा। एक जुडिशरी में प्री में सवाल आया हुआ था ये वाला, कि जो इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर होगा वो 105 के अकॉर्डिंग होगा, 106 के अकॉर्डिंग होगा, 7 के अकॉर्डिंग होगा, 108 के अकॉर्डिंग होगा। तो बच्चा क्या समझता है ना कि लीज 105 की, बच्चा क्या करता है इसमें मेनली, वो क्या मिस्टेक करता है इसमें, वो 105 लगा के आता है, क्योंकि बच्चा ये सोचता है ना कि लीज का अगर रिन्यूअल हो रहा है तो वापस से लीज कहाँ बन रही है, 105 में। पर 105 परिभाषित कर रहा है लीज को, वो प्रभाव नहीं बता रहा है। प्रभाव क्या बताता है, 106। ये याद रहेगा आपको, तो 106 के अकॉर्डिंग वो हो रहा है, 105 नहीं करना है इसमें। ये ट्रिकी सवाल होता है यहाँ से जो पूछा जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप उसके अवेयर रहना इस सवाल के लिए, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन जो है बस हो गया, इतना ही लिखना है। एक पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इफ ईयरली देन ईयरली रिन्यूएबल, पैराग्राफ इफ ईयरली देन ईयरली रिन्यूएबल, यदि यदि वार्षिक पट्टा है, यदि वार्षिक पट्टा है, यदि वार्षिक पट्टा है तो वर्षानुवर्ष वर्षानुवर्ष नवीकृत होगा, वर्षानुवर्ष नवीकृत होगा। सेकंड लाइन से लिखिए, इफ मंथली देन मंथली रिन्यूएबल, इफ मंथली देन मंथली रिन्यूएबल, यदि 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 मासानुमास, यदि मासिक पट्टा है, यदि मासिक पट्टा है तो मासानुमास नवीकृत होगा, यदि मासिक पट्टा है तो मासानुमास नवीकृत होगा, ठीक है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका खत्म होता है लीज। इतना ही लीज में पढ़ना, 111 12 13 14 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये टीपीए है, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। जितना पढ़ाया है उतने ही सेक्शन पढ़िएगा। आपको अगर ये लगता है कि सर बहुत सारी चीजें आपने पढ़ाई नहीं है, छूट गई है, तो एक बार जाके सिंगल है ना, सिंगल उसको उठा के देखिएगा, इसके बाहर ऊपर नीचे एक भी सवाल नहीं होगा। थोड़ा सा उसको गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर लो, मैं क्या बताऊं, क्योंकि वो बुक ऐसी है कि वो सारे सवालों को कंपाइल करती है, वो हिंदी मीडियम में नहीं आती, उसका एक ड्रॉबैक है। दैट बुक डज नॉट कम इन हिंदी मीडियम। सो प्लीज आप उसको एक बार या तो गूगल लेंस से ट्रांसलेट करके देख लीजिए, फोटो खींचिए, गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर लीजिए और सारे सवाल देख लीजिए कि क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं। टीपीए में उससे बाहर सवाल नहीं आते। और ये एक और बता दूं, टीपीए को अगर आप अननेसेसरी सेक्शंस में इन्वॉल्व हो गए तो वो सेक्शंस काम के नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ सेक्शंस बताए थे, याद है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले और वो कंटीजेंट इंटरेस्ट वाले, समाश्रित हित वाले और निहित हित वाले। तो उन प्रावधानों को अगर आप पढ़ोगे ना, तो उन प्रावधानों में आपने पढ़ा होगा कि एक ही बात को घुमा फिरा के 4 बार लिखा हुआ है। तो एग्जाम में दे डोंट आस्क यूजुअली सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ना प्री में पूछते, ना मेंस में पूछते, ना इंटरव्यू में टाइप का सवाल पूछा जाता है। मेन फंडामेंटल है वो कंसेप्ट है, और कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। टीपीए इज वेरी कंसेप्चुअल, अननेसेसरी अंदर मत घुसना सब्जेक्ट के। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद को रोकते हैं, और मैं भी आपको रोकता हूँ, उसमें अंदर मत घुसिएगा। अगर आप उन सब्जेक्ट में अननेसेसरी इंडल्ज होंगे तो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, 8-9 साल का जो मुझे अनुभव है इस फील्ड में, कि अननेसेसरी इन्वॉल्व मत होना। इफ यू गोइंग अननेसेसरी इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट आप ही को ड्रैग कर लेगा, ठीक है सर। हेडिंग डालिए एक्सचेंज, प्लीज पुट ए हेडिंग एक्सचेंज। बस खत्म, समाप्ति की ओर है सब्जेक्ट, और कुछ नहीं होता है इसमें। एक एक्सचेंज जो है वो 118 से लेकर 121 तक दिया हुआ है। देखिए एक्सचेंज को थोड़ा सा एक फंडामेंटल समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज आई हैव, मान के चलिए, सपोज आई हैव ए प्रॉपर्टी, मेरे इस प्रॉपर्टी का नाम है एक्स, प्रॉपर्टी का नाम एक्स है, ठीक है ना सर। ये प्रॉपर्टी है वाई, ये एक्स प्रॉपर्टी है ए की, और ये वाई प्रॉपर्टी है
थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है, टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज एक्स प्रॉपर्टी, दिस इज वाई प्रॉपर्टी, समझिएगा। अभी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज अगर मैं बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के, एक दूसरे हम लोग इसको अदला बदली कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है ना सर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है सर, कि या तो दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर दोनों मनी हो सकती है। क्या हो सकती है, मनी। तुमने देखा होगा एक दुकान होती है, उसको बोलते हैं मनी एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, दुकान का नाम क्या है, या करेंसी एक्सचेंज। वो जो एक्सचेंज वर्ड है उसका मतलब क्या है, कि तुम इंडिया के 10,000 रुपए दे रहे हो और वो तुम्हें यूएस डॉलर जो है वो अराउंड तुम्हें 120 यूएस डॉलर दे रहा है। लगभग इतने बनते हैं, तुमको 120 125 अराउंड यूएस डॉलर देगा। तो तुमने क्या किया है, मनी को एक्सचेंज किया है। क्या तुमने कोई और चीज को इन्वॉल्व किया इस चीज में, अपनी प्रॉपर्टी को या किसी चीज को। एक बार याद रखना, दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। दोनों नेचर क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे आप वेजिटेबल्स का भी एक्सचेंज करते हो, ठीक है ना। जैसे आपके पास पहले क्या था, पहले बार्टर चला करता था। यू नो व्हाट इज बार्टर, बार्टर सिस्टम था जब करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। जैसे मैं किसान हूँ, मैं गेहूं उगाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपना गेहूं उसको दूंगा और उससे तेल सब्जियां ये सब लूंगा। पैसे की जरूरत नहीं थी। आज के हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम जब करेंसी इन्वॉल्व नहीं हुई थी, तब बार्टर सिस्टम था। मतलब तुम्हारे पास जो चीज है तुम वो दे रहे हो और तुम्हें वो चीज मिल रही है। जैसे तुम पकौड़े की दुकान लगा दो तो तुम पकौड़ा दोगे और बदले में तुम रोटी लोगे। समझ में आया, दैट इज अ बार्टर सिस्टम जो पहले चला करता था। बट नाउ द थिंग हैज बीन कम्प्लीटली चेंज और कम्प्लीटली इवोल्व हो गई है चीजें। अब जब चीजें इवोल्व हो गई है, इवोल्व होने का मतलब क्या होता है, उनके अंदर जब विस्तार हुआ तो अब बार्टर सिस्टम नहीं है। तो पहले जो हम बार्टर सिस्टम याद करो, वो कम्प्लीटली एक क्या है, ए वन फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैंने गोभी की सब्जी उगाई है और गोभी का सरप्लस है, और तुम्हारे पास है टमाटर का सरप्लस। तुमने टमाटर उगा दिए, तो मैं गोभी दूंगा और टमाटर लूंगा। इट्स अ कम्प्लीटली फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज। लेकिन अगर मुझे थोड़ा पैसा देना पड़ रहा है तो फिर वो नहीं है, तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, सोगा में, माल विक्रय कर अधिनियम में चला जाएगा, माल विक्रय अधिनियम में वो चला जाएगा। अगर पैसा नहीं दिया, आप सिर्फ सामान दे रहे हो। जैसे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी 1 करोड़, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी 80 लाख, ठीक है ना सर। अब आप जब इसको एक्सचेंज कर रहे हो, आप इसको एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये 20 लाख रुपए और देगा टेक्निकली। जैसे ही 20 लाख रुपए और दिए, ये बन गया सेल। इसमें सेल के एलिमेंट आ गए। पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ चीज बदली जा रही है। जैसे मान लीजिए मैं अपना आईफोन 14 दे रहा हूँ और मैं इससे आईफोन 13 प्रो मैक्स ले रहा हूँ या 13 प्रो ले रहा हूँ, तो ये टिपिकली एक एक्सचेंज है। पैसा नहीं दे रहे हम एक दूसरे को, हमने क्या किया है, एक्सचेंज। एक्सचेंज से भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब अगर आप संपत्ति के स्वामी बनते हो तो आप एक्सचेंज के थ्रू भी संपत्ति के स्वामी बन सकते हो। ये भी एक तरह का अधिकार मैंने आपको लिखवा दिया सारे में। यू आर ऑल्सो एंटाइटल्ड, सेक्शन 5 का सूट यहाँ भी फाइल हो सकता है अगर आपने एक्सचेंज से लिया है तो कहने का मतलब क्या है, कि एक्सचेंज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मैटर इन इशू। क्या है ये, विवादक तत्व, मतलब क्या क्या बोलते हैं, विषय विवादक, ठीक है ना सर। अब मैटर इशू के बारे में मैंने आपको बताया था। मैटर इशू क्या होता है, कि आप स्वामी कैसे बने। अगर इसका आंसर कोई चीज देती है तो वो कौन देता है। हो सकता है ना कि आप अपनी प्रॉपर्टी है घर में, आप मालिक बने हो इंटरस्टेट सक्सेशन से, निर्वस्यति अधिकार से। तो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी पेक्युलर फैक्ट्स कि हाउ वुड यू मेक द ऑनर ऑफ सो एंड सो प्रॉपर्टी। समझ में, एक्सचेंज का बेसिक फंडा ये 3 सेक्शन है इसके। दूसरा क्या होता है सर, 118 तो ये बोलता है, 119 बोलता है, 119 बोलता है। जैसे मान लीजिए 119 सब समझिए एक बार, 118 में तो जनरली डिफाइन किया हुआ है कि कौन होता है एक्सचेंज में, दो पार्टीज वगैरह। अब क्या होता है सर, 119 से बोलता है कि मान लीजिए कभी आपने एक्सचेंज की कोई चीज, लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी हार्ले डेविडसन ली और मैंने ऐसे जीटी कैंटनोर ली। अब एक बाइक है इंटरसेप्टर 650, एक बाइक आती है, उसकी आती है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर। अब इंटरसेप्टर मैंने ले ली और हार्ले डेविडसन से हमने एक्सचेंज कर ली कि भाई मैंने 3 साल इसको चला लिया, अब 3 साल तूने उसको चला लिया, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे। मान लीजिए एक्सचेंज करेंगे। अब जैसे मैंने इसकी बाइक ली और मुझे मालूम पड़ रहा है भैया इसका तो सब कुछ ही खराब है, इसमें तो हर चीज ही खराब हो रखी है, इसके ब्रेक शू खराब है, इसके टायर घिसे हुए हैं, हर चीज इसकी क्या है, बर्बाद है।
और ऐसा डिफेक्ट है जो मुझे देखने से पता नहीं लगता, मान टायर तो देखने से पता लग जाता है, लेकिन कोई ऐसा डिफेक्ट है जो मुझे देखने से पता नहीं लगता। मान लीजिए इसका इंजन सीज हो जाता है हर 100 किलोमीटर पे, तो क्या आप 100 किलोमीटर थोड़ी चला के देखते हो टेस्ट ड्राइव में? तो आपने 100 किलोमीटर चलाई तो जाकर पता कि यार इसका इंजन सीज होता है 100 किलोमीटर पे, तभी बाद में भेज, तभी बाद में क्या किया, एक्सचेंज किया है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो 119 से भी बोलता है कि अगर किसी भी चीज में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई भी दिक्कत है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, या फिर उसके उसके एवज में कॉम्पनसेशन भी यू कैन क्लेम। ये 119 ये बोलता है, ठीक है। 120 क्या बोलता है कि राइट और लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज वैसी होती है जैसे सेलर और बायर की होती है। जैसे बायर और सेलर की हमने पढ़ी ना सर, कौन सेक्शन में पढ़ी हमने? बायर और सेलर की काम कौन सेक्शन में पढ़ी? देर आर मल्टीफोल्ड सेक्शन, जो उसमें थे मल्टीफोल्ड, उसके क्लोजेस थे राइट्स और लाइबिलिटीज के। सेम वैसे ही लाइबिलिटीज की होती है, ठीक है ना सर। आगे देखिए 121 बात करता है एक्सचेंज ऑफ मनी के बारे में। जहां पे भी मनी का मामला है तो देर इज वारंटी ऑफ जेन्युइननेस। अगर मान लीजिए मैं मनी एक्सचेंज से पैसा ले रहा हूँ कि मेरे को $120 उसने दिए है, तो ये वारंटी है कि वो पैसा क्या है, असली है, असली नोट दिए उसने मेरे को। $120 क्या दिए उसने मेरे को? ओरिजिनल दिए हैं, तो ये वारंटी ऑफ जेन्युइननेस होती है। एक्सचेंज में क्या होती है सर, एक वारंटी रहेगी कि बिल्कुल जेन्यून है आपका। तीनों सेक्शन आसान है, लिख ले। 118 लिखने स्टार्ट कीजिए। देखिए वेर एवर टू और मोर पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप, वेर एवर टू टू और मोर पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप, जहां कहीं भी, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, जहां कहीं भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, जहां कहीं भी दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यक्ति wherever two or more person mutually transfer the ownership म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप, जहां कहीं भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व एक चीज का स्वामित्व एक चीज का स्वामित्व अन्य चीज के स्वामित्व के लिए एक चीज का स्वामित्व अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं wherever two or more person mutually transfer the ownership transfer the ownership of one thing transfer of ownership for one thing for the ownership of another for the ownership of another for the ownership of another for the ownership of another. This transaction is called an exchange. This transaction is called an exchange. This transaction is called exchange. Exchange. ये समव्यवहार विनिमय कहा जाएगा। ये समव्यवहार विनिमय कहा जाएगा। ये समव्यवहार विनिमय कहा जाएगा। पैराग्राफ संख्या के लिखिए। Here no money consideration is involved. Here no money consideration is involved. यहाँ धन प्रतिफल के रूप में नहीं होता। यहाँ धन प्रतिफल के रूप में नहीं होता। प्रतिफल क्या, प्रतिफल ही कहेंगे ना कंसिडरेशन को। हाँ, यहाँ धन प्रतिफल के रूप में नहीं होता है। मैं थोड़ा प्रतिकर के साथ कंफ्यूज हो गया था। यहाँ धन प्रतिफल के रूप में नहीं होता। Here the money is not for consideration. If money is for consideration, then it becomes then it becomes then it becomes a sale. Then it becomes a sale. यदि 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 धन प्रतिफल के रूप में हो, यदि धन प्रतिफल के रूप में हो तो वह तो वह तो वह विक्रय कहलाएगा। तो वह विक्रय कहलाएगा। तो वह विक्रय कहलाएगा। पैराग्राफ संख्या के लिखिए। here here both the things here both the things here both the things should be property. Here both the things should be property. यहाँ दोनों चीजें संपत्ति होनी चाहिए। यहाँ दोनों चीजें संपत्ति होनी चाहिए। पैराग्राफ संख्या लिखिए। और both the things should be money. और both the things should be money. या दोनों चीजें धन के रूप में होनी चाहिए। या दोनों चीजें धन के रूप में होनी चाहिए। या दोनों चीजें धन के रूप में होनी चाहिए। या दोनों चीजें धन के रूप में होनी चाहिए। या दोनों चीजें धन के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, 119 लिखिए। लिखिए
wherever through an exchange, through an exchange, जहाँ कहीं भी विनिमय द्वारा, जहाँ कहीं भी विनिमय द्वारा, विनिमय द्वारा, wherever through an exchange, exchange, the thing received, the things received has defect, the things received is defect, विनिमय द्वारा जो चीज प्राप्त हुई है, जो चीज प्राप्त हुई है, जो चीज प्राप्त हुई है, उसमें त्रुटि है, उसमें त्रुटि है, उसमें त्रुटि है, तथा तथा उसके द्वारा वह व्यक्ति वंचित हो गया है, तथा उसके द्वारा वह व्यक्ति वंचित हो गया है, एंड ड्यू टू दिस, एंड ड्यू टू दिस द पर्सन, and due to this the person has deprived of thing, and due to this the person has deprived of such thing, deprived of such thing। पॉइंट नंबर ए लिखिए, पॉइंट नंबर ए लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। तो वंचित व्यक्ति के विकल्प पर, तो वंचित व्यक्ति के, पॉइंट नंबर ए लिखे ना, तो वंचित व्यक्ति के विकल्प पर, तो वंचित व्यक्ति के विकल्प पर अंतरित चीज को लौटाने के लिए दायी है। तो वंचित व्यक्ति के विकल्प पर अंतरित चीजों को लौटाने के लिए दायी है। पॉइंट नंबर ए लिखे ना। then at the option of, then at the option of deprived person, then at the option of deprived person, return the thing transferred, return the thing transferred, return the thing transferred। पॉइंट नंबर बी लिखिए, he is also entitled for compensation, he is also entitled for compensation, तथा वह व्यक्ति, तथा वह व्यक्ति, तथा वह व्यक्ति, तथा वह व्यक्ति प्रतिकर के लिए भी दायी होगा, तथा वह व्यक्ति प्रतिकर के लिए भी दायी होगा। 120 लिखिए, 120 लिखिए। in rights and duties, in rights and duties, in rights and duties of the parties, 120 लिखिए। in rights and duties of the party, in rights and duties of the party, the rule of, the rule of shall apply, the rule of shall apply। पक्षकारों के अधिकार व कर्तव्यों के मामलों में, पक्षकारों के अधिकार व कर्तव्यों के मामलों में, अधिकार व कर्तव्य के मामले में विक्रय के नियम लागू होंगे, विक्रय के नियम लागू होंगे, विक्रय के नियम लागू होंगे। कौन सेक्शन था सर? 55? कौन सा सेक्शन था? 55 था ना? लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए 55, धारा 55, धारा 55, 55 ही है, 56 नहीं है, 55 ही है, 55 ही है, हाँ 56 नहीं है, 55 नहीं है बस, ठीक है ना? धारा 55, सेक्शन 55, ठीक है ना? 121 लिखिए, 121 लिखिए। wherever wherever there is an exchange of money, wherever there is an exchange of money, जहाँ कहीं भी धन का विनिमय हुआ है, जहाँ कहीं भी धन का विनिमय हुआ है, जहाँ कहीं भी धन का विनिमय हुआ है, wherever an exchange of money, an exchange of money, that shall be a warranty of genuineness, then shall be a warranty of genuineness, that shall be a warranty of genuineness, warranty of genuineness। तो वहाँ, तो वहाँ, तो वहाँ पक्षकार धन के असली होने की, तो वहाँ पक्षकार धन के असली होने की वारंटी देता है। तो पक्षकार धन के असली होने की वारंटी देता है, पक्षकार धन के असली होने की वारंटी देता है। मतलब अगर ये आदमी 10,000 रुपए दे रहा है तो ये भी इसकी वारंटी दे रहा है कि मैं असली पैसा दे रहा हूँ, सुनिएगा सर। और ये आदमी $120 देता है, इसने $120 दिए हैं, तो ये भी वारंटी है कि मैं भी असली दे रहा हूँ। दोनों पार्टीज क्या है, एक दूसरे को वारंटी देती है, ठीक है ना? देयर इज वारंटी ऑफ जेन्युइननेस। खत्म हुआ एक्सचेंज। अरे हाँ यार, 116 के 2 इलस्ट्रेशन जो आरजीएस में पूछे हैं, वैसे मिस कैसे हो जाता है? तुम बताया करो ना मुझे, ऐसे मैंने डिस्कस करने थे मेरे को। देखिए पेपर में आया है सर, इस बार 2024 का जो पेपर था, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हिच इज द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 116। अरे यार मेरे से मैं भूल जाता तो मत भूलने दिया करो। तुम लोगों को लगेगा सर स्किप मार के, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल, या तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा तो एक अलग बात है। फिर से टीपीए, हैव यू सीन द टीपीए?
टीपी दिख रहा है आपको कहीं पे? टीपी से डांट खाएंगे जीरा? इसे डांट तो नहीं खाएंगे? किस बारे में डांट खाएंगे? जो शाम को आते हुए बच्चा समझ पाएगा। ऐसा है कि मैं कभी किसी को डांटता नहीं हूँ ना, किसी पे गुस्सा करता हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरे काम में कोताही मिले, मुझे परफेक्शन चाहिए, मुझे परफेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर मैं गुस्सा करता हूँ। अरे धुप्पल में तो बहुत पढ़ा रहे हैं जयपुर में। धुप्पल में कौन पढ़ा रहे हैं? बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। अरे मैं धुप्पल में नहीं पढ़ाता ना, दिक्कत ये है। अगर मैं धुप्पल में पढ़ा हूँ तो फिर तो ये कोर्स तुम समझ लो 8 महीने में खत्म कर दूंगा, अगर सिर्फ समझने का काम हो तो। जयपुर में ऐसी संस्था भी है जो हम क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं वैसा भी नहीं पढ़ाते, लिखवाते तो है नहीं। ऐसी भी संस्थान है जयपुर में। अगर मैं सिर्फ क्रैश कोर्स जैसा ही पढ़ा दूं ना, एक दो संस्थान है जो सिर्फ क्रैश कोर्स जैसा ही भी नहीं पढ़ाती, तो वही बात है फिर। या तो फीस तुमको इतनी देते फिर सिलेक्शन नहीं होता ना, दिक्कत ये है। बच्चे का भविष्य, आप मुझे अपना भविष्य दे रहे हो, ये दिस इज द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, और इसकी ग्रेविटी मैं समझता हूँ। देखिए, लिखिए, देखिए एक बार। अरे इफेक्ट ऑफ होल्डिंग समझ में आ गया था आप लोगों को क्या होता है? मतलब आप, खत्म हो गया रेंट एग्रीमेंट, मान लीजिए आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का था, खत्म हो गया है, बट यू आर कंटिन्यूइंग, आप रेंट दे रहे हो और रेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो चुका है उस चीज का। लीज के केस में अगर ये होगा तो इसको होल्डिंग और एक नाम दिया है, पढ़िए। ए लेट्स ए हाउस टू बी फॉर 5 ईयर, मतलब ए ने इसको कितने साल के लिए लीज पे दिया था? बी अंडर लेट्स द हाउस टू सी ए मंथली रेंट ऑफ ₹100, और बी ने क्या कर दिया इसको, इसी घर को, सी को 100 रुपए में, 100 रुपए के रेंट पे, मंथली रेंट, ये किसमें था? हर महीने का रेंट पे था। The 5 years expire, but C continues in the possession of the house and pay rent to A. Pay rent to, अब जो किराएदार था सी, वो किसको देने लगा सीधा? सी लीज इन रिन्यूड फ्रॉम मंथ टू मंथ बेसिस। तो ये ईयरली एग्जांपल नहीं है, ये किसका एग्जांपल है? मंथ टू मंथ बेसिस का एग्जांपल है। बात समझ में आ गई सर? A lets a farm to be for the life of C. A lets a farm to be for the life of C, मतलब ए क्या करता है सर? ए बोलता है कि भाई देख, देख ऐसा है कि जब तक सी जिंदा है ना, जब तक सी जिंदा है, इस फार्म हाउस के कौन रहेगा? बी रहेगा इस फार्म हाउस में। मान लीजिए एक फार्म हाउस है, वो कह रहे जब तक वो जीवन, जब तक उसका जीवन है तब तक उस फार्म हाउस पे मैं तेरे को ये लीज पे देता हूँ, तो मान लीजिए लाइफ इंटरेस्ट बना दिया उसका। बट बी कंटिन्यूज इन पोजेशन विद एज असेंट, लेकिन सी के मरने के बाद भी वो क्या कर रहा है? सी की डेथ हो गई, मान लीजिए सी डाइज, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? उसमें टिका हुआ है। उसका मतलब क्या है? ईयर टू ईयर रिन्यूअल हो चुका है। हो सकता है ना कुछ पैसे के लिए बोला हो। बात समझ में आई? ये दो इलेस्ट्रेशन से आसान, इजी। सवाल क्या आया? सवाल आया कि 116 का इलेस्ट्रेशन कौन सा है? 116 का इलेस्ट्रेशन फालतू इलेस्ट्रेशन नहीं पूछेगा, जितना पढ़ा है उतना पूछेगा। सवाल दिखा दो एक बार। क्या होता है ना कि देखिए, एग्जाम के प्रेशर में बच्चा गलती करता है, ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है, नहीं नहीं, उसको आता सब कुछ है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है एग्जाम के वहां पे। एक बार दिखा देता हूँ मैं, मेरे को पता है दिखाने में टाइम जाता है मेरा, लेकिन आपको दिखाऊंगा नहीं तो फिर आप समझोगे किसी की किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। आपका माइंड उतना एक्टिव तो होना चाहिए ना। असेशन मैडम जानते हैं ना, अभिवृद्धि को कहते हैं। 21 की प्री में नहीं आया था शायद, 16 के 100 इसके में था, 24 के में था। क्या होगा इसका आंसर? एसेशन कहाँ दिया हुआ है? 63 में दिया हुआ है क्या? देखो एक बार चेक करो, अभिवृद्धि कहाँ दिया हुआ है, अनुवृद्धि, सॉरी अनुवृद्धि कहाँ दिया हुआ है? अब तुम क्या करते हो, तुम्हें तो पता है कि दोनों तो सही है। अब डाउट किसमें है? इसमें और इसमें। मतलब उसने क्या किया है, एक सेक्शन नंबर देके तुम्हें अटका दिया, और हमने 63 भी किया है।
हाँ, अगर तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है तो तुम्हें पता है कि भैया सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती। प्रॉपर्टी डिलीवर सिर्फ यूसुफरक्ची मॉर्गेज में होती है, उसके अलावा किसी भी मॉर्गेज में प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होगी। समझ गए कितने आसान सवाल आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा और तुमको नहीं आएगा, बस तुम उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। मेरे को एक बार वो सवाल देखना पड़ेगा, मैं तुमको और भी सवाल दिखा दूंगा। देखिए बहुत आसान सा पेपर होता है, कुछ नहीं है। कौन सा? अरे नहीं, श्योरिटी की डिस्चार्ज लाइबिलिटी है तो। देखिए मैं आपको सवाल दिखाई देता हूँ। ये रहा। बताओ साहब, इस बार नीचे से स्टार्ट किया था, वहां से स्टार्ट करते तो मिल ही जाता। देख लीजिए। भाई 116 का रिलेशन दृष्टांत है, 116 का रिलेशन है। बिना देखे बताइए कौन सा है। अब सारे रिलेशन जो है ना सर, बच्चों को क्या पता होते हैं ना, कि बच्चे को पता होता है कि यार देख सारे रिलेशन किसके हैं। सारे में जो सारे रिलेशन इन्होंने बनाया ना, ए लेजर गिव्स बी द लेजी notice to quit the property lease, the notice expired, be tenders and accepts rents become due in respect of the property since the expiration of the notice। ये सब के सब रिलेशन बात किस बात की करेंगे? होल्डिंग ओवर की। मतलब तुम सबके समझ लेना, सब में बात किसकी की जा रही है? बच्चा देखेगा ए में, हाँ यार इसमें भी होल्डिंग ओवर की बात है। इसमें ए लीज एक्सेप्ट फ्रॉम लेजर न्यू लीज ऑफ द प्रॉपर्टी लीज टू टेक इफेक्टिव ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ द एग्जिस्टिंग लीज। तो सब में बात किसकी की जा रही है? सब में बात की जा रही है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर की। ठीक है ना सर? सब में बात सेम सी की जा रही है। बच्चा क्या करता है, उसको लेकिन ध्यान नहीं है। ये उसी को ध्यान रहेगा जिसने पढ़ा है कि लाइफ इंटरेस्ट की बात बताई थी सर ने। तुम तुम्हारे दिमाग को इतना शार्प बनाओ। पेपर का स्तर इस टाइप का होता है, जहां से तुम सोचना खत्म करते हो ना, वहां से उन लोगों की सोच शुरू होती है। तो बहुत चीजों को मेटिकुलसली पढ़ो। हम देख, मैं आपको आपके सर पे पूरा सिलेबस नहीं ठोक के पीट रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ा है उतने को अच्छे से पढ़ लो। तुमको बोलता ना डायरेक्ट नोट कर लो, डायरेक्ट नोट करने का मतलब रिलेशनशिप में नोट कर लो, तुमको याद रहे कि इसका रिलेशन ये है। आंसर क्या होगा इसका? बात समझ में आई? क्योंकि कौन समझ सकता था इसको पढ़ाने के पहले कि रिलेशन ये आंसर होगा? तुम तो ये समझते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए बात ये ना कि तुम अगर इसको पढ़ोगे तो हाँ यार ये उसे प्रतिग्रहित कर लेगा, तुम तो ये सोचोगे ना कि यार ये होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या है ये। थोड़ा सा उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? ये रिलेशन से इसके हेडिंग डालीजिए गिफ्ट। आज ही क्लास में खत्म कर दूंगा पूरे को। टीपी आज ही गेम हो रहा है। टीपी का गेम और क्या है, आज ही है। कोई सा सब्जेक्ट उठाऊंगा जो 5-6 दिन में खत्म हो जाए। कोई सा सब्जेक्ट उठाऊंगा जो 5-6 दिन में, या फिर मैम के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर बच्चे हुए उसको खत्म करवाऊंगा, ताकि एक सब्जेक्ट और आपका फिनिश हो। ठीक है? नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, बीएनएस या बीएनएस से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट मंडे से। आज क्या मंडे है ना, तो बीच में माइनर सब्जेक्ट उठवाऊंगा। जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, 2 से 3 दिन में एक और छोटा माइनर खत्म करवा दूंगा मैम से। जैसे डीवी, पीओ, एनआई, जेजे, पॉक्सो और ये इंडिसेंट, ये एक बार तो हो चुके हैं इस क्लास में, दोबारा वापस से करवाएंगे। ठीक है ना? या फिर हिंदू मेरिज एक्ट के सब्जेक्ट को लिखवाना स्टार्ट का काम करवा दूंगा। हिंदू मेरिज एक्ट को लिखवा देंगे, चारों जो एक्ट है उसको लिखवाने के लिए मैम को बोल दूंगा, नोट्स दे दूंगा और मैम को तो मैम लिखवा दो इसे बस। ठीक है ना? ताकि हिंदू मेरिज एक्ट के नोट्स आपके लिख के खत्म हो जाए। ठीक है? जिसको जितना टाइम मिलता है, आज तो मंडे ही ना, तो आज को खत्म करना है। ठीक है? गिफ्ट 122 से 129 डाल लीजिए, दान 122 से 129। देखिए अब थोड़ा सा तैयारी को जोश में लेके आइए, जोश में। ठीक है ना? जोश रुकना नहीं चाहिए। तुमको लग रहा होगा एविडेंस का पेपर है, सिर्फ फालतू का पेपर बनाया है, हाँ वो बहुत फालतू पेपर है।
इट इज अ सेंसलेस पेपर। ऐसा पेपर मैं कभी नहीं बनाता जीवन में। मैंने क्यों बनाया? आई हैव माई लिमिटेशंस। मुझे लिमिटेड सवाल बनाने थे, फिर उसमें मेरे को मजा भी नहीं आ रहा था बनाने में। एक पल तो मैंने सोचा कि टेस्ट कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ रेवेन्यू का टेस्ट ले लेते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी टेस्ट होना चाहिए, कुछ तो टेस्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को सवाल करके मजा आए। 50 ही करो लेकिन अच्छे से करो। अब ये जो टेस्ट होगा, आज अनाउंस कर देता हूँ टेस्ट किस चीज का है। सैटरडे को एक टीपीए का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? एविडेंस। टीपीए का टेस्ट है और एविडेंस का फुल टेस्ट है। एविडेंस फुल, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तुमने दोनों पढ़ लिए, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ज्यादा मच डिफरेंस है नहीं। अब जो सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, अब वो पढ़ाऊंगा बीएनएस और बीएनएसएस। अब वो नया वाला पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नया वाला। क्रैश कोर्स में भी कौन सा पढ़ाऊंगा? नया वाला। एविडेंस पुराने इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसमें बदलाव नहीं थे, लेकिन बीएनएस और बीएनएसएस में तो बदलाव है ना। जहां बदलाव है वहां पे जादू उसको पढ़ाना जहाँ होगा ना। जैसे ट्रायल का कस्टडी का टाइम बदल गया, ट्रायल का टाइम बदल गया, तो वो तो मुझे कवर करना पड़ेगा। सीआरपीसी जिन बच्चों को पुराना पढ़ा हुआ है वो पुराना भी पढ़े। ऐसा नहीं है, मैं आपको नॉलेज को खत्म नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप कंपेरेटिवली देखिएगा कि कहां पर क्या बदलाव हमें करना है। बात समझ में आ गई? इस अनाउंस कर देता हूं, दिस सैटरडे फुल लेंथ। अब इस फुल लेंथ में 150 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तुम ये याद रख लेना। और टीपीए जितना पढ़ा है ना मेरे नोट्स से उतना पढ़िए, और थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट भी देख लीजिए जहां मैंने भी पढ़वाया। ठीक है? समझ में आता है? जिससे समझ में आता है एमसीक्यूज लगाइए मैक्सिमम। 100+ क्वेश्चन होंगे। ये सैटरडे को बहुत रिग्रेस टेस्ट होगा और वन ऑफ द टफेस्ट पेपर तुम लोग फेस करोगे इसका। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। आंसू ला दूंगा। आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ना मैडम। क्यों? उसमें पढ़ना नहीं है आपको? फ्री जब आएगा आपका। नहीं नहीं, मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को बड़े सब्जेक्ट खत्म करवाने हैं। नहीं, जैसे शुरू नहीं हुआ अभी तक, कहाँ खत्म हो जाएगा? इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है? उसके बाद लेक्चर हुआ ही कहा था? फ्राइडे को लेक्चर मैंने लिया नहीं था, तो मेरे को भी पता है कि लेक्चर लेना है मुझे। आई नो वेरी वेल। हाँ, एविडेंस खत्म नहीं हुआ अभी। एविडेंस के 45 लेक्चर, 93 से 100 बाकी है। फिर उसका 1 से 55 बाकी है। उसमें भी इट विल टेक 2 days, आज का दिन और कल का दिन लगेगा उसमें खत्म करने में। ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा तो भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जे ले लूं? टीपीए एंड द एविडेंस सेट। और तुमको लगता है कि सर टीपीए दोबारा पढ़ाओ, तो टीपीए का इवनिंग में लेक्चर ले लूंगा, क्रैश कोर्स स्टार्टिंग से चला के। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन ये टेस्ट रहेगा दिस सैटरडे। बहुत से बच्चे हैं जो पेपर नहीं दे रहे, मत दो। मेरी तरफ से तो तुम जाओ, तुम जो करना है करो। माँ बाप ने बढ़िया पैसा देकर तुमको भेजा है, उड़ाओ, आग लगाओ पैसों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे रिजल्ट की मेरे को ना पहले दिन उम्मीद थी ना अंतिम दिन उम्मीद है। तुमको करनी वही वकालत ही जाके, तो तुम सीधा ही वकालत करने चले जाओ। तुम 2 साल बाद जाओगे वकालत करने, तब तुमको ये रियलाइज होगा कि अब कुछ बचा नहीं है। जीवन के संघर्ष क्या होते हैं तुम्हें पता नहीं है। आटे दाल के भाव जब मालूम पड़ेंगे, मार्केट में उतरोगे और जाके दाल खरीद के लाओगे, तब वो कहेगा सर 220 रुपए किलो हो गई दाल। तो आप बोलोगे कि इतनी महंगी कब से हो गई? बेटा इतनी महंगी थी दाल। तो वो तेल का पाउच दे दो, वो कहेगा 140। इतना महंगा कब से हो गया? 105 110 रुपए चलता था, इतना ही महंगा हो गया है। तो आटे दाल के भाव जब मालूम पड़ेंगे उसको, तब समझ में आएगा। मेरे तरफ से तो आए तो अच्छा, ना आए तो और भी अच्छा। अभी मेरे को बोलते हैं सर इतने बच्चे आए पेपर देने पे, बच्चे कम आए पेपर देने। मैं कहता हूँ बढ़िया है, मत आने दो। देखो तुमको एक बात बता दूं इस कोचिंग फील्ड की, मुझे रिजल्ट चाहिए होंगे ना, तो मैं मेन से बच्चों में मेहनत करूंगा। मुझे रिजल्ट चाहिए होंगे ना, मैं इंटरव्यू करवाऊंगा 5-5 दिन क्लासेस बंद करके। मुझे मैं रिजल्ट तो ले आऊंगा। तुमको गलत फहमी है ना कि रिजल्ट नहीं आएगा। आई विल मेक द रिजल्ट, कि मैं तो रिजल्ट ले आऊंगा। मैंने 5-7 दिन अच्छे अच्छी एमिनेंट पर्सनैलिटीज को बुला कर इंटरव्यू करवा दिए, रिजल्ट में ले आऊंगा। लेकिन उसमें खुशी नहीं है मेरी, जो पढ़ा के है।
और जो एग्जाम करवा के, तो तुमको अगर गलत फहमी हो, हाँ जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो सुन लीजिए साहब साहब, हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ने की इच्छा है पढ़ो, नहीं पढ़ने की इच्छा है मत पढ़ो, लेकिन माँ बाप के साथ धोखा मत करो। तुम तुम्हारे अब्बू के साथ अम्मी के साथ धोखा कर रहे हो ना, दैट इज नॉट गुड। तुम्हारे पापा मम्मी ने इतना ट्रस्ट करके तुमको जयपुर भेजा हुआ है, तुमको टेस्ट देने नहीं आना है तो अपने घर चले जाओ वापसी, वहां जाओ अच्छे से अपना आराम करो, मस्त गर्मी तेज पड़ रही है, मस्त छाछ पियो, ताजा ताजा छाछ, और सो, जिंदगी को जियो। तो तुम जिंदगी जी पा रहे हो, तो तुम पढ़ाई कर पा रहे हो, तो तुम एग्जाम निकाल पाओगे, ये तो मैं खुद को पता है। इररेस्पेक्टिव तुम किसी भी कैटेगरी में हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम किसी भी कैटेगरी में हो, तुमसे एग्जाम ना निकलती, तुम एमबीसी भी क्यों ना हो, तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आज। और लिख के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है, वो है डिसिप्लिन, सीरियसनेस, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। क्योंकि अरे जिस आदमी ने नोट्स नहीं बनाए वो क्या करेगा वकालत करके भी, उसको क्या समझ में आएगी ये सब। इच्छाएं करो, नहीं इच्छा मत करो, लेकिन घर वालों को विश्वास मत बिगाड़ो। और घर वाले, किसी घर वाले ने मेरे को फोन कर दिया कि सर वो बच्चे का हमारे हुआ क्यों नहीं, क्या नहीं हुआ, तो मैं उस दिन उधेड़ दूंगा, आपको याद रख देना, मैं फिर रहम नहीं करूंगा किसी पे। वास्तविकता है जो सब बताऊंगा, जितनी मुझे तुम क्या करते हो घर पर, तुम्हारे क्या क्या चक्कर है, मैं सब बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा एक को भी नहीं। तुम समझना कि उस टाइप के टीचर है कि फीस आ गई तो अपना आराम करो, नहीं नहीं, एडमिशन फीस के लिए नहीं लिया है मैंने, मेरे पैसों की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खानदान से बिलोंग करता हूँ, नहीं भी कमाऊं और घर जाके आज भी तंबू गाड़ के बैठ जाऊं तो भी 3 पीढ़ियां भूखे ना मरे, इतना पैसा है। तुमको गलतफहमी हो तो निकाल देना। जितनी मेहनत करी, जितने संघर्ष किए, खुद ने किए हैं और खुद से किए हैं। तो तेरे ने नहीं आना, बताओ। मैं 138 सवाल बना रहा था, कितने 130 प्लस सवाल थे लाइसन लैंड रेवेन्यू में। माई स्टाफ माई स्टाफ टोल्ड मी, मैंने बोला यार मेरे को निकलना है आज बाहर, तो बोले सर आप 50 सवाल ही बना लो, वैसे भी बच्चे तो दुखी रहते हैं, इतने सवाल बना दिए, इतने कम। बच्चे तो सर ऐसे ही कहते हैं, या बच्चा तो ये बोलता है सर कि इतने पेपर क्यों बना दिया, इतना लेंथी पेपर क्यों बना दिया, या फिर इतने पेपर क्यों बना दिया। और सर बच्चा ज्यादा सीरियस भी नहीं है पेपर को लेके। आई रिड्यूस द क्वेश्चन टू 50। तो मुझे लगता है मैं 50 सवाल नहीं फाइंड कर सकता था, मैं खुद सवाल बना दूं। इस ये जो आज पढ़ा है ना एक्सचेंज, एक्सचेंज से 20-25 सवाल तो मैं खुद खुद बना दूं, अभी बैठ के दो मेरे को कागज कलम, एमसीक्यू बनाता हूँ। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जो वो जो जोश और उम्मीद है ना, वो तुम किल कर देते हो, खत्म कर देते हो। खत्म क्यों कर रहे हो? खत्म करने का एक सिंपल सा रीजन सर ये है कि तुम हो नॉन सीरियस। तो प्लीज पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे लिए ना तो कोचिंग खोल के बैठा हूँ और ना तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। सुन लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, मुझे नाम नहीं लेना पसंद है, लेकिन एक समय बाद नाम भी लेना स्टार्ट कर दूंगा। नालायकपंती छोड़ दो, पढ़ाई कर लो। बहानेबाजी करते हो हर टाइम पे, ऑल टाइम पे, कि सर ये हो रहा है, सर आज वो है, सर आज तबीयत खराब है, आज फलाना है, आज हिमकाना है। ये सब मत करो, तुमको जीवन नहीं बनाना। गाँव चले जाओ, तुम्हारा बीमारी क्या होती है वो मैं निकाल दूंगा। 122 से 129 तक बात करता है गिफ्ट दान। अरे मुझे तो मैडम काफी टाइम समझा रही है कि सर इनके चक्कर में अपना मानसिक स्वास्थ्य मत खराब करो, ये तो नालायक है, पढ़ते हुए से नहीं है। मैंने कहा यार पढ़ते नहीं है वो अलग बात है, सफलता प्राप्त करेंगे वो अलग बात है, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। मुझे इनके अंदर वो चाहिए कि कुछ बनना है जीवन में, जज्बा होना चाहिए, उसका अभाव है। 5 मिनट खड़े होकर दिखाओ यहाँ पर, 5 मिनट, ऐसे नहीं चल रहा ना अभी। 5 मिनट खड़े हो जाओ यहाँ पर। 122 लिखिए प्लीज, प्लीज मेहनत कीजिए, कुछ नहीं रखा इन सब में। कोई नंबर 1 लिखिए। गिफ्ट इज ए गिफ्ट इज ए गिफ्ट इज ए transfer of certain existing gift is a transfer of gift is a transfer of certain existing movable or immovable property, transfer of certain existing movable or immovable property। देखिए दान, दान
दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी made voluntarily and without consideration, जो कि स्वेच्छाया और प्रतिफल के बिना किया गया हो, जो कि स्वेच्छाया और प्रतिफल के बिना किया गया हो, पैराग्राफ सेकंड वर्ड में लिखिए, there shall be no gift as to the future property, कभी भी दान किसी भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति का नहीं होगा, कभी भी दान किसी भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति का नहीं होगा। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, the person who gives the property is known as donor. जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान करता है, उसे दाता कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में करना दाता, डोनर को भी इन्वर्टेड कॉमा में करना दाता। और जो व्यक्ति उसे प्रतिग्रहित करता है, and the person who accepts such property is known as donee। अतः वह जो व्यक्ति उसे प्रतिग्रहित करता है उसे आदाता कहते हैं। ठीक है, एक लाइन और 3 पॉइंट हो गए ना सर। चौथा पॉइंट लिखिए, the acceptance by the donee is mandatory for a valid gift। किसी आदाता द्वारा प्रतिग्रहण होने पर ही दान को वैध माना जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, when the acceptance is to be made। हेडिंग डालिए, when the acceptance has to be made। प्रतिग्रहण कब करना होगा। अब देखिए सर, इस पे 2 नियम है। एक तो उसके लाइफ टाइम में करना होगा, किसके, डोनर के। ठीक है ना सर, इसके लाइफ टाइम में करना होगा सर आपको, डोनर के। एक तो डोनर के लाइफ टाइम में आपको करना होगा, प्लस तब करना होगा जब वो देने के लिए समर्थ हो, जब वो केपेबल हो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक क्वालिफिकेशन बता रहा है अबाउट द डोनर। आपको पता होगा कि है तो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स ही ना। केपेबल का मतलब क्या होता है कि मेंटली रूप से साउंड हो, है ना, एक साउंड माइंड का हो, सचित व्यक्ति हो, 18+ हो, यही सब होता है सर। क्या है बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए, such acceptance must be made during the lifetime of the donor। ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में करना होगा।
करना होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। पॉइंट नंबर बी लिखिए, such acceptance such acceptance must be made while he is still capable of giving, while he is still capable of giving। ऐसा प्रतिग्रहण ऐसा प्रतिग्रहण ऐसा प्रतिग्रहण जब करना होगा तब दाता देने के लिए समर्थ हो, तब दाता देने के लिए समर्थ हो, देने के लिए समर्थ हो, देने के लिए समर्थ हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, if the donor dies before if the donor dies before if the donor dies before acceptance, the gift is void। if the donor dies before acceptance, then the gift is void। यदि प्रतिग्रहण करने से पूर्व आदाता की मृत्यु हो जाती है, आदाता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा दान शून्य होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए दो पार्टीज है, ए और बी। सपोज ही इज द डोनर एंड ही इज द डोनी, ठीक है। प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर मान लीजिए इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वापस से प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, घूम के डोनर के पास चली जाएगी। बात समझ में आई? अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सवाल आना चाहिए आपके मन में कि सर अगर ये प्रॉपर्टी डोनेट करके चला गया, इसकी डेथ हो गई और इसने अब एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सपोज मानिए कि डोनर ने प्रॉपर्टी को डोनेट किया था, दान किया था, तो मानिए दान कर दिया था इसने, दान करने के बाद डोनी को बोल दे कि आप एक्सेप्ट कर लेना उसको, इन बिटवीन इसकी डेथ हो जाती है, क्या प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तभी पड़ेगा जब ये मना कर देगा, अदरवाइज कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन डोनी की डेथ हो गई विदाउट बिफोर एक्सेप्टेंस, मान लीजिए अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद इसकी डेथ होगी, तो इसके जो हायर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी चली जाएगी। सिंपल सा फंडा है, बात समझ में आई सर? ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। 123 लिखिए, एक्सेप्ट नहीं की तो फिर एक ही हायर्स में चली जाएगी बस। मतलब डोनर की डेथ जो होती है ना, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन डोनी की डेथ का क्या है, इम्पैक्ट है। मतलब आदाता की मृत्यु के प्रभाव है, दाता की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। बस ये बेसिक फंडा समझिए, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा और बहुत ही हाथी घोड़ा टफ नहीं है ये प्रोविजंस। द प्रोविजंस आर वेरी इजी एंड दे प्लेन इन इट्स लैंग्वेज। 123 लिखिए प्लीज। कुछ और एलिमेंट्स जो मैंने आपको हाईलाइट करा देता हूँ मैं। एक तो देखो सर, गिफ्ट जो होता है वो वॉलंटरी होना चाहिए, स्वेच्छा होना चाहिए और बिना प्रतिबल के होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो मैंने एक ही फर्स्ट पॉइंट लिखवाया हुआ मैंने आपको, मैंने लिखवा होगा वॉलंटरीली और स्वेच्छाएं और बिना प्रतिफल, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर। अगर वॉलंटरली अगर हटा दो ना सर, तो फिर दिक्कत है गिफ्ट में, तो गिफ्ट नहीं है वो। मान लीजिए वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा ट्रांसफर जो कि कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनसे नहीं होना चाहिए प्रभावित। मान लीजिए एक सेठ जी ने जमीन गिफ्ट करी है, एक गांव में कथा करने आए थे पंडित जी उन्हें। अगर ये जमीन जो गिफ्ट की गई है, अब इट वॉज मेड अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर असम्यक प्रभाव में वो जमीन का ट्रांसफर हुआ है, अंतरण हुआ है, तो उसको आप गिफ्ट नहीं कहोगे, क्योंकि वो वॉलंटरली नहीं है, स्वेच्छाया नहीं है। स्वेच्छाया है या नहीं कैसे पता लगता है कि अगर कोई भी कंसेंट, क्या आदमी सम्मति देते समय क्या उसकी सम्मति प्रभावित थी इनसे, क्या कंसेंट कोज हो रही थी। आप देखिएगा व्हेन यू रीड सेक्शन 14, कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे आप? सेक्शन 14 किसका? सेक्शन 14 किसका? वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट का। मैं दिखाता हूँ जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए हम वॉलंटरी को डिस्कस करते हैं जब वेन एवर वी डिस्कस द वॉलंटरी टर्म वॉलंटरी,
तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखते हैं, वी मेक श्योर कि वॉलंटरी होता क्या चीज है। देखिए एक बार यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, कंसेंट इज नॉट कोस्ड बाय, कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कोस्ड बाय। इसका मतलब ये सबसे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो यही है, कंसेंट इज नॉट कोस्ड बाय का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जब हम कहते हैं कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, मतलब कंसेंट को फ्री कब कहा जाएगा, सम्मति को मुक्त कब कहा जाएगा, जब वो इन सबसे प्रभावित नहीं होगी। इज नॉट कोज्ड बाय का मतलब होता है कि इन सबसे जब वो प्रभावित नहीं होगी तब आप उनको क्या कहोगे, मुक्त सम्मति। अगर तुम्हारी कंसेंट, तुम्हारी सम्मति प्रभावित हो रही है तो फिर वो चीज वॉलंटरी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। तुमको लगता होगा इंडेक्स 175 तक का जो पार्ट है वो ऐसे ही है, लेकिन उस पर टीपीए, एसआरए, सोगा, पार्टनरशिप, ये सब उसी पे बेस्ड है 175 पर ही।